नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी देश की सियासत में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां दिख रहा है कि अब बीजेपी से आर पार का मुकाबला होने वाला है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में दोबारा सत्ता में आ गई है। आप जानिए कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस थी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी और उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी, यानी इन तीनों राज्यों में दोबारा सत्ता पर बीजेपी आ गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके लिए सरकार चलाना जो है वो आसान हो पाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। और ये केवल राज्यों की बात नहीं है, बल्कि अब संसद में भी आसार ऐसे ही बन रहे हैं। राज्यों की सरकारें चलाना उतना आसान अब नजर नहीं आ रहा है और न ही आसान नजर आ रहा है देश की सरकार को आगे लेकर जाना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे इससे पढ़ते हम खोलेंगे। आप जानते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को अब टीएमसी सांसद नहीं बल्कि एक्स सांसद रह गई हैं। उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो गई है, टीएमसी नेता हो गई हैं कह सकते हैं। तो टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने आज ऐलान कर दिया है कि मां दुर्गा आ गई, अब देखेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। महुआ मोइत्रा ने वस्त्र हरण शुरू कर दिया है और अब आप महाभारत का रण देखेंगे, ये भी कहा है। चीर हरण या वस्त्र हरण, ये तमाम बातें, महाभारत का रण, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ऐसी बातें क्यों यहाँ हो रही हैं, ये सब यहाँ आगे हम आपके सामने रखेंगे। महुआ मोइत्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज महुआ मोइत्रा को भी संसद से बाहर कर दिया गया है। मैं महुआ मोइत्रा को भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनसे पहले राहुल गांधी को भी संसद से बाहर किया गया था और दोनों के पीछे अघोषित कारण एक ही है, वजह एक ही है। और शायद आप समझ गए होंगे कौन सी वजह मैं कह रहा हूं, किसका नाम मैं यहां लेने वाला हूं। जी हां, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अडानी, गौतम अडानी। चाहे राहुल गांधी हो या महुआ मोइत्रा हो, राहुल गांधी भी अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, तो उन्हें मानहानि मामले की आड़ में बाहर किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कारण राहुल गांधी अब फिर से संसद में हैं। महुआ मोइत्रा भी लगातार मोदी सरकार पर अडानी समूह की मदद करने का आरोप लगाती रही हैं। उन्हें संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के आरोप में निष्कासित किया गया है। इसीलिए इसके लिए एक बाकायदा एथिक्स कमेटी के सामने सुनवाई हुई थी। बताया जाता है कि इस कमेटी में महुआ से कुछ सवाल पूछे गए थे जिनकी तुलना द्रौपदी के चीर हरण से की गई थी। यानी महाभारत की जमीन तो तैयार हो ही रही थी और आज कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महुआ को लोकसभा से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने ऐलान कर दिया है कि अब रण होगा। आपको याद है रामधारी सिंह दिनकर की कविता, उनकी लाइन आगे भी है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आइए जरा सुन लेते हैं महुआ मोइत्रा यहां निष्कासन के बाद संसद भवन के परिसर में यानी सदन से बाहर निकलकर क्या कुछ कह रही हैं मीडिया से चर्चा में। सुनिए जरा। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors
and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. This is the beginning of your end. ये अंत की शुरुआत है, आपके अंत की शुरुआत है, यहां कह रही हैं महुआ मोइत्रा. बीजेपी के अंत की शुरुआत. क्या बीजेपी ने यहीं पर कर दी है बड़ी गलती? आगे जानेंगे. बीजेपी महाभारत के इस ऐलान पर क्या प्रतिक्रिया देती है, जिसमें कह रही हैं महुआ मोइत्रा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है. यह देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है. वैसे संसद में उसके पास बहुमत है और अब 3 राज्यों में सत्ता भी लौट आई है, लेकिन सत्ता और ताकत दोनों होने के बावजूद बीजेपी ऐसी लाचार है कि 3 राज्यों में 5 दिनों के बाद भी उसके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है. जबकि तेलंगाना और मिजोरम में नई सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन मजबूत फैसले लेने का दम दिखाने वाली बीजेपी ऐसी लाचार है कि सरकार का काम शुरू होना तो दूर, अभी मुख्यमंत्री भी तय नहीं कर पाई है. सीएम तय नहीं कर पाने का साफ मतलब है कि बीजेपी अब भी अंदरूनी बगावत और फूट से घबरा रही है. बीजेपी का हालिया इतिहास बताता है दोस्तों कि वो किसी भी गुमनाम से चेहरे को मुख्यमंत्री बना देती है और जरूरत पड़ने पर कभी भी उन मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा भी ले लेती है. मतलब राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी उसकी डोर केंद्र में मोदी और शाह के पास होती है. गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, ये तमाम राज्य ऐसे हैं, इन राज्यों में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं जहां मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था, खट्टर से लेकर आप धामी तक को देख लीजिए. लेकिन क्या हिंदी पट्टी के ये तीनों राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी के इस प्रयोग को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और उधर वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के इस प्रयोग को बर्दाश्त करेंगे? क्या कांग्रेस बीजेपी की इस कमजोरी के बाद मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरेगी? यह भी बड़ा सवाल है. ऐसे कई सवालों के जवाब आने वाले वक्त में हमें मिलेंगे दोस्तों. लेकिन फिलहाल संसद में महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद विपक्ष का और मजबूती से एकजुट होना, इंडिया गठबंधन को यह एहसास होना कि एक एक कर सबको बाहर करने की तैयारी बीजेपी कर रही है और महुआ मोइत्रा का मां दुर्गा को याद करना, ये सारी बातें संकेत दे रही हैं कि अब वाकई आर पार की लड़ाई बीजेपी से होने वाली है. इंडिया अब चुप नहीं बैठने वाला है. आज इसी मसले पर टीएमसी चीफ और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा है. जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं ममता बनर्जी. टुडे आई एम रियली सैड टू सी द attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন. 495 pages report just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority. 90% in the parliament they lay the report. And after that they gave half an hour time to all the party
including BJP, to discuss the matter and to expel Mahua Moitra. I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour, and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back, and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people, and she belongs to women and young generation, and for all the community, caste, creed and everything. So how they betray, and how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. Without taking any justice, you have done full injustice. It's a democracy of constitutional rights. It is a betray to our constitutional rights. They ditch the people, they ditch the parliament, they ditch the constitution because they have the majority. Today maybe they are in majority, but tomorrow they may not. तो सुन रहे थे आप यहाँ महुआ मोइत्रा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी चीफ और वेस्ट बंगाल की मुखिया यानी कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया अलायंस हमारे साथ है, मजबूती के साथ खड़ा है और महुआ मोइत्रा यंग जनरेशन को लीड कर रही हैं और उनके साथ पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तमाम बातें यहां कह रही थी ममता बनर्जी। उधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जरा आरजेडी सांसद मनोज झा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज का ये फैसला जो माननीय लोकसभा स्पीकर ने लिया है और जाहिर है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मदद से लिया है, इसे मैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसलों में से एक मानता हूं। एक व्यक्ति जिससे सत्ता प्रतिष्ठान के बहुत निकट के संबंध है, उद्योगपति है, पूंजीपति है, बड़ा कारोबार है, उनको ढकने की ये पूरी कवायद हो रही है। जस्टिस की कुछ प्रीरिक्विजिट होती है कि कैसे काम करता है, ऑपरेटिव फ्रेमवर्क क्या है, कम से कम आप सुनते तो वो भी आपको गवारा नहीं। जो चीज आपके मैंडेट में नहीं है वो आप कर बैठे। तो जाहिर तौर पर मेरा मानना है कि आपने ये संदेश दे दिया है कि गोडसे को देशभक्त बताने वाला गांधी के हत्यारा वो संसद में बैठेंगे। माइनॉरिटीज के खिलाफ तमाम गाली और अपशब्द बोलने वाले वो संसद में बैठेंगे। महिला पहलवानों की उतनी शिकायतें और जिसके वर्णन में मैं नहीं जाना सकता वो संसद में बैठेंगी, महुआ मोइत्रा नहीं बैठेंगी। दोष क्या है? दोष ये है कि एक बड़े महापुरुष पे सवाल पूछने की उन्होंने कोशिश की। तो सुन रहे थे आप यहां आरजेडी सांसद मनोज झा को। शानदार अपने वक्तव्यों के लिए, भाषण के लिए जाने जाते हैं मनोज झा। महुआ मोइत्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं और महुआ मोइत्रा जब अपनी बात रख रही थी तो उनके ठीक पीछे आप सोनिया गांधी को देख रहे होंगे। तो तमाम नेता आज महुआ मोइत्रा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्यों खड़े नजर आ रहे हैं आप शायद समझ गए होंगे कि यहां एथिक्स कमेटी की लगभग 500 पन्ने की रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट 1.5 घंटे में सदन पे रख दी जाती है और उसके बाद महुआ मोइत्रा को सदन से बाहर कर दिया जाता है, संसद से बाहर कर दिया जाता है, उनकी सांसदी छीन ली जाती है। ठीक उसी तरह जैसे राहुल गांधी के साथ हुआ था। लेकिन ये सत्ता पक्ष का गुरूर जो है, क्या जनता उसे तोड़ेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या यहां पर बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है? तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे न्यूज पॉइंट में कि क्या बीजेपी इस आर पार की लड़ाई में विपक्ष का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी सत्ता खोने का डर है और विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए अगले 5 सालों की सत्ता है। क्या महुआ मोइत्रा से लेकर 3 राज्यों के सीएम चयन में देरी तक बीजेपी ने कर दी है बड़ी गलती? आइए
इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप 5 ही नहीं बल्कि आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। महुआ मोइत्रा से लेकर बीजेपी के जो नए राज्य जिसको जीत कर आई है बीजेपी, उसमें मुख्यमंत्रियों का चयन अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, यहां तक सब पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले महुआ मोइत्रा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। सदन के अंदर जो कुछ हो रहा था आंखों देखी, आप सब कुछ देख रहे थे, इसलिए आपके पास और आपसे समझना बेहतर होगा कि महुआ मोइत्रा पर अंदर क्या प्रतिक्रियाएं चल रही थीं, क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया गया। वो कहा गया कि चलिए कम से कम 5 मिनट तो बोलने दीजिए, जिसको आप सजा दे रहे हैं, लेकिन सजा देने के लिए और उसकी गुहार तक आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र है शकील अख्तर जी? और उसके बाद बाहर जो बातें कह रही हैं महुआ मोइत्रा, क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, जरा ये बताइए। और यहां से कैसे हम देख रहे हैं आगे की रणनीतियां, आगे की सियासत? देश में अगले 150 दिनों में, 145 दिनों में चुनाव हो जाएगा, हो सकता है चुनाव पहले ही हो जाए, इसकी सुगबुगाहट भी चल रही है, हो सकता है फरवरी मार्च में ही चुनाव हो जाए। कैसे देखा जाए शकील अख्तर जी? राजीव जी, विपक्ष आज लोकसभा में बहुत गुस्सा था और खास तौर से सोनिया गांधी ने जितना जबरदस्त रिएक्शन किया है, आपने देखा कि उसके बाद ही ममता बनर्जी ने आज इंडिया गठबंधन की तारीफ की है। आज जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि क्या महुआ मोइत्रा को, या जिस पर आरोप लगे हैं या जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो, उसे जवाब देने का नेचुरल राइट नहीं है? क्या उसे कानूनी अधिकार नहीं है? और वो अधिकार आज डिनाई कर दिया गया। महुआ मोइत्रा को अपने ऊपर लगे आरोपों की जवाब देने नहीं दिया गया। दूसरा एक खास बात जो आ रही है बार बार, कि जो आरोप लगाने वाले हैं, क्या उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए था? निशिकांत दुबे जी, ये भी बात उठाई गई संसद में, लोकसभा में, कि निशिकांत दुबे से क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि एथिक्स कमेटी को क्या ये कहने का अधिकार है कि महुआ मोइत्रा को यह सजा दी जाए? मनीष तिवारी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह उठाया और उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी सिर्फ यह फैसला कर सकती थी कि महुआ मोइत्रा गिल्टी है या नहीं, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर सकती कि उन्हें क्या सजा दी जाए या नहीं दी जाए। ये फैसला उसे हम पर छोड़ना था और हम आज के दिन जूरी बन के यहां बैठे हुए हैं। ये न्यायपालिका की जगह ले ली है इस सदन ने। और यहां पे जो सबसे खराब बात हुई है कि बीजेपी ने और दूसरी पार्टियों ने व्हिप जारी किए हैं। व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि आप जूरी से ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये निर्णय लेना है, जबकि आज का फैसला सदस्यों के विवेक पे छोड़ा जाना चाहिए था कि वो क्या फैसला लेते हैं। और बार बार आसन की तरफ से उन्हें रोका गया, टोका गया, ये भी कहा गया कि ये कोर्ट नहीं है, लेकिन मनीष तिवारी ने कहा नहीं, आज ये कोर्ट की हैसियत से ही काम कर रहा है ये। और इसलिए यहां पे हमारी जो हैसियत है वो एक जूरी की हैसियत है और आज हमें एक अपने साथी के बारे में फैसला करना है, लेकिन अफसोस कि उसको सही तरीके से नहीं करने दिया जा रहा। तो आज के दिन कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा का बहुत जम के पूरी ताकत से साथ दिया और आज का जो राजनीतिक सबसे बड़ा एंगल है वो यही है जो ममता बनर्जी बाहर कह रही थी कि इंडिया गठबंधन इससे और मजबूत होगा। यही बात हम बहुत पहले से कह रहे हैं। जब कांग्रेस हारी थी तो हमने कहा था इस हार से सारे लोगों के अंदर एक डर बैठ जाएगा और वो बैठ गया। सब घबरा जाएंगे कि अगर कांग्रेस का यह हाल किया जा सकता है, 40% वोट लाके भी, बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट लाके भी, इतना अच्छा चुनाव लड़के भी, तो फिर बाकी दलों का क्या होगा। और आज सबने देख लिया कि महुआ मोइत्रा को किस तरह से निकाला गया। अभी तक कोई भी ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। महुआ ने जो बोला भी है और मनीष तिवारी ने भी हाउस के अंदर बोला कि उन्होंने कुछ केश में या काइंड में लिया है, कहीं कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पक्ष को बिना सुने
जो कि नेचुरल जस्टिस का एक बहुत बड़ा मामला है, उन्हें सदन से निकाल दिया गया और सोनिया गांधी और कांग्रेस के बाकी लोग, पूरा विपक्ष उनके साथ बाहर निकल के आए, सोनिया गांधी उनके साथ चली और ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि विपक्ष अब एक होने जा रहा है। और एक वो इसीलिए होने जा रहा है कि उसे अब मालूम पड़ गया है, आज अभी ममता बनर्जी की बहुत सारे पार्टियों से बात हुई है कि अलग अलग अगर लड़ोगे, केजरीवाल पे गिरफ्तारी का खतरा लगातार मंडरा रहा है। सबको मालूम है कि किसी भी दिन वो गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके कितने नेता गिरफ्तार हो गए हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सब अंदर है, किसी को बेल नहीं मिल रही है। इसी तरह दूसरे सभी पार्टियों पे बड़े बड़े खतरे, और आपने जो जिक्र किया था राहुल का, राहुल को तो निकाल ही दिया गया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गए हैं। तो आज के दिन ये जो है विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा कदम होगा और महुआ मोइत्रा बहुत बड़ी फाइटर हैं, वो तो लड़ेंगी ही। खुद उनकी नेता जो है ममता, वो उनसे भी बड़ी फाइटर है, वो भी लड़ेंगी। सोनिया गांधी, राहुल सब साथ में खड़े हुए हैं और ये लड़ाई जो है अब बहुत आगे तक जाएगी। और इसलिए जाएगी कि सबको मालूम है कि अगर अलग अलग रहे तो फिर कोई भी बचने वाला नहीं है, और साथ आए तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे और फिर मोदी का मुकाबला वो कर सकेंगे। जी, साथ आए तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। और क्या यहां यही लग रहा है कि ये साथ आने का जो जरिया है, इससे पहले इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन में फूट टूट की बात भी कुछ मीडिया के अलग अलग मीडिया के जरिए सामने लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक महुआ मोइत्रा का मामला जैसे सामने आया है, इसके बाद से परिस्थितियां बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही हैं। और साथ साथ जैसे ही 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस पिछड़ी है, उसके बाद से भी ये जो गठबंधन है मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक पैगाम भेजने की कोशिश जनता के बीच वो साफ और उसमें सफल होता हुआ ये गठबंधन दिखाई भी दे रहा है। लेकिन क्या यहीं पर बीजेपी गलती कर रही है? क्या यहीं पर बीजेपी, जो पहले कह चुका हूं कि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, सत्ता है खोने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। अब इससे भी ज्यादा कोई खोता है क्या? सब तो खो दिए। अब तो 5 सालों की सत्ता पर काबिज होने का समय है और इसके लिए इंडिया गठबंधन क्या कुछ करने जा रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा महुआ मोइत्रा के जरिए और 3 राज्यों के सीएम अभी तक नहीं चुन पाने के कारण बीजेपी कितना पिछड़ती जा रही है, इस पर हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, यहां से जरा समझना चाहता हूं, देश की राजनीति में यह क्या एक बहुत बड़ा मोड़ है आज जो कुछ हुआ है सदन के अंदर? राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलती है और उस दम पे, उसके हवाले से राहुल गांधी को संसद से निकाला जाता है। लेकिन यहां पर महुआ मोइत्रा को कोर्ट से सजा नहीं मिलती। महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने उपस्थित कराकर द्रौपदी की तरह चीरहरण के सवाल पूछे जाते हैं। महाभारत वहां से शुरुआत होती है महाभारत की, और आज बोलने तक नहीं दिया जाता। एक महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता है, एक अल्पसंख्यक के साथ क्या कुछ हुआ पिछले दिनों, वो भी हमने देख लिया। दानिश अली अभी पट्टा लगा करके कल से घूम रहे हैं, कुछ नहीं सुना देखा हमने। महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ उस पर महिला पहलवान यहां दिल्ली में धरनारत रहीं, लेकिन उनके साथ और उनके गुनाहगार के साथ कुछ नहीं किया गया। यह सब कुछ हमने देखा है। क्या ये जो संसद है यहीं से शुरुआत है? और 6 महीने नहीं बल्कि अब तो कहते हैं 3 महीने में इलेक्शन आने वाला है। हो सकता है 22 जनवरी के बाद कभी भी इलेक्शन की घोषणा हो जाए। कैसे देखा जाए इसको? राजीव जी, जब महुआ मोइत्रा कह रही थी कि नाश मनुष्य पर छाता है, तो ये नाश मनुष्य पर पहले भी छा चुका है। और 1978 में इंदिरा गांधी को एक्सपेल कर दिया गया संसद से, वैसे ही जैसे आज महुआ मोइत्रा को किया गया। उसके बाद 1980 में क्या हुआ ये हम देखते हैं, जानते हैं। और 1981 में इसी पार्लियामेंट ने उस एक्सपेल्शन को निरस्त किया बहुमत के प्रस्ताव से। आप याद कीजिए कि 1 हफ्ता पहले मीडिया में क्या खबरें आ रही थी। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है, इंडिया गठबंधन एक नहीं है। और आज देखिए तस्वीर क्या कह रही है। ये किया मोदी जी ने। सोनिया गांधी केवल वहां पे अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा रही थी। उस वीडियो को अगर हम देखेंगे
तो महुआ मोइत्रा जब अपनी बात कह चुकी तो तालियां बजी। वो ताली सोनिया गांधी बजा रही थी। तो उसके बाद आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में मजबूती के साथ ममता बनर्जी खड़ी दिखाई दी। और उससे भी ज्यादा जो बंगाल की पॉलिटिक्स में एक दूसरे में 36 का आंकड़ा रखने वाली सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस से, उसके सांसद अखबार में आर्टिकल लिखकर, आज ही उन्होंने आर्टिकल लिखकर, जॉन बिटास ने आर्टिकल लिखकर महुआ मोइत्रा का पक्ष लिया है। प्रोफेसर मनोज झा का आप बात सुना चुके हैं। सारे विपक्षी अब एक सुर में बोल रहे हैं और सबको मालूम पड़ गया है, जैसा शकील जी कह रहे हैं, कि किसी का अकेले अब वजूद नहीं है। तो अपोजिशन यूनिटी को बनाने के लिए बड़ा काम है। महुआ मोइत्रा की मैं जरूर तारीफ करूंगा कि बहुत कम, मैंने लंबे समय तक संसद को देखा है प्रेस गैलरी में बैठ के, बहुत कम सांसद होते हैं राजीव जी जो अपने पहले कार्यकाल में इतना नाम कमा लें। आज महुआ मोइत्रा राष्ट्रीय स्तर की व्यक्तित्व हैं और उनकी बेहतरीन भाषण है जो लोकसभा के रिकॉर्ड में है। उनका पहला भाषण ही वायरल हो गया था। तो महुआ मोइत्रा ने बहुत गहरी छाप संसदीय प्रणाली में छोड़ी है। जब स्पीकर साहब प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो मैं बहुत गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा कैश फॉर क्वेरी के आरोप में इनका निष्कासन के लिए जो है प्रस्ताव है। कैश फॉर क्वेरी, कैश का सबूत कहां है? जो दर्शन हीरानंदानी उनके एफिडेविट में भी नहीं है। उस पे एथिक्स कमेटी ने जांच की बात की, जांच कहां हुई? क्या कोई कैश दिखाई दिया? जो पहले कैश फॉर क्वेरी में 10 सांसदों की बर्खास्तगी हुई उसमें वो कैमरे के सामने पैसा लेते दिखाई दे रहे थे। ममता बनर्जी, ये महुआ मोइत्रा के ऊपर ऐसे आरोप कहां साबित हुए? जी। किसने पैसा दिया, कहां दिया? वो सीरियस चीजें गायब हैं। लेकिन क्योंकि ये राजनीति है और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक कारणों से और सिंपल सी बात है कि अडानी की वजह से ये किया गया है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि इस देश में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो पहले बता चुके हैं जी। जिसमें उन्होंने नंबर 1 अडानी को रखा था और नंबर 2 प्रधानमंत्री मोदी को रखा था। इस बात पे राहुल गांधी की आज फिर लोकसभा स्पीकर के जरिए और लोकसभा के इस प्रस्ताव के जरिए जो है मोहर लग गई कि इस देश में नंबर 1 कौन है। अडानी को के खिलाफ संसद में कुछ बोलने का मतलब है कि आपकी बर्खास्तगी होगी, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे कई प्रकरण मिलते हैं जब इस तरीके का निरंकुश सत्ता आती है तो वो विपक्ष एक हो जाता है और उसके पूरे संकेत आज दिख रहे हैं। अब रही विधानसभा वाली बात जो आपने कही, विधानसभा वाली जो बात है, देखिए अब आने वाले इतवार को पर्यवेक्षक जाएंगे रायपुर, जयपुर और भोपाल, 8 दिन बाद। और इस बार अगर ध्यान देंगे आप तो प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार की बात नहीं की है। पूरे कैंपेन में 40 रैलियों में डबल इंजन एक शब्द नहीं आया उनका जी। वो मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा है उन्होंने। अब देखते हैं किसको बनाते हैं और वहां पे क्या होगा। तो बीजेपी की राजनीति में भी कई नए जो है वो ग्रेविटीज या ध्रुव पैदा होंगे। तो राजनीति तो अब शुरू हुई है और अब देखिए क्या गुल खिलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति अभी शुरू हुई है, क्या गुल खिलाती है। इधर 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन में आखिर बीजेपी को इतनी देरी क्यों हो रही है, इसका कारण आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। तीनों राज्यों के 3 प्रमुख चेहरों का नाम, नेताओं का नाम आपके सामने रख चुका हूं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, उधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और उधर
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों नामों को रिप्लेस करना क्या इतना आसान है बीजेपी के लिए? अगर आसान है तो फिर 3 तारीख को इलेक्शन हुआ, काउंटिंग हुई और 3 की शाम तक पता चल गया, दोपहर में ही पता चल गया कि सरकार किसकी बन रही है। और उसके बाद आप देखिए तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, रेवंत रेड्डी अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, और उधर मिजोरम में भी सरकार जेडपीएम ने बना ली है और वहां भी काम शुरू हो चुका है। लेकिन क्या कारण है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी अभी तक अपने मुख्यमंत्रियों का चयन नहीं कर पाई है? बड़ा सवाल है। इन सवालों की तह में जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। उसके जरिए 2024 निशाना बीजेपी का भी 2024 पे है। चाहती है बीजेपी की मोदी जी हैट्रिक करें, मोदी 2024 में भी जीत कर आए और सत्ता पर आसीन हों। लेकिन क्या यह संभव है? और अगर संभव नहीं है तो क्या यहीं पर उलझी हुई है बीजेपी? और क्या ऐसी गलतियां करके महुआ मोइत्रा को बाहर निकालना, उससे पहले राहुल गांधी को बाहर निकालना, गालियां सुन रहे हैं दानिश अली, लेकिन जो गाली देने वाला है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, पहलवान महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, किसानों के साथ जो कुछ हुआ, किसान 13 महीने तक यहीं दिल्ली के 3 अलग अलग बॉर्डरों पर पड़े रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुध ली इसलिए क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। तो ये तमाम बातें जो हैं वो चुनाव के इर्द गिर्द ही नाचती हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि बीजेपी यहां पिछड़ती हुई नजर आ रही है? सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं। धन्यवाद राजीव जी। ये तो महुआ मोइत्रा के मामले में जो आज निर्णय हुआ, यह तो बहुत ही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समाज के एक बड़े वर्ग की संसद में उपस्थिति से आप इनकार कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व से आप मना कर रहे हैं। आरोप को बिना साबित हुए, जिन आरोपों को लेकर के आपने महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त की, उन आरोपों के साबित हुए बगैर आप इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। गोया कि आप अपने जो आपके पास जो संख्या बल है उसका यह बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है। आप अपनी ताकत के बल पर लोकतांत्रिक मूल्यों की परंपराओं की हत्या कर रहे हैं। यह मुझे लगता है कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बीजेपी को। ये देश के पूरे देश के भीतर इसका बड़ा ही बहुत ही डाउन द लाइन बहुत ही खराब मैसेज जाएगा। और आज के दिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने जो एकता का प्रदर्शन किया है, यह बहुत ही उल्लेखनीय। इसी की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी। और यही एकता अगर इन राजनीतिक दलों ने ये भी हाल में जो विधानसभाओं के चुनाव में है उस दौरान भी अगर प्रदर्शित किया होता तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी इस तरह का ताकत नहीं जुटा पाती। एक संसद के भीतर एक जिम्मेदार सांसद को अपने दायित्व निर्वहन की प्रक्रिया को रोकने की यह कोशिश है। कोई अगर महुआ मोइत्रा ने कोई किसी तरह के कोई आरोप थे, उन आरोपों की गंभीरता पूर्वक जांच होती। बिना जांच के आप और तथ्य सामने आए, साक्ष्य सामने आए, इस तरह से सत्ता समाप्त कर देना यह कहीं से भी उचित नहीं है अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हो, खासतौर से विपक्षी दल के नेता के खिलाफ। और इसलिए भी अगर यह है कि आप संसद के भीतर किसी अगर गैर जिम्मेदार, कथित रूप से गैर जिम्मेदार आचरण के लिए आप एक विपक्षी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसे गंभीर आरोपों को लेकर के जब आपके भारतीय सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं उनके खिलाफ जो आरोप हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर, उसका संज्ञान तक नहीं लेने के लिए आप तैयार हैं। यह और बताता है कि किस तरह से आपको लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं, विपक्ष में कोई आपकी आस्था नहीं है, असहमति को आप स्थान देने के लिए तैयार नहीं। मेरा मानना है कि इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे इंडिया दल समूह को ताकत मिलेगी और खासतौर से टीएमसी को और महुआ मोइत्रा को तो और राजनीतिक ताकत मिलेगी। इनकी महुआ मोइत्रा जो अभी तक केवल पश्चिम बंगाल के नेता के रूप में मानी जा रही थी, पहला आप याद कीजिए, महुआ मोइत्रा का जो पहला ही भाषण था संसद में, लोकसभा के भीतर, क्या शानदार भाषण था। मैंने वो उन गिने चुने भाषणों में शामिल है जिसको लोगों ने खोज करके सोशल मीडिया पे पढ़ने की कोशिश की, बड़ी संख्या में उसको पढ़ा गया था। आज आप उस सांसद को निकाल देते हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना निर्णय हुआ। ये कहीं से इसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जा सकता, बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस निर्णय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह पूरे देश भर में होगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है। देखिए, ये तो जो
तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुनने की बात हुई, विधायक दल की अभी तक बैठक नहीं हुई। और ये कोई पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए कर्नाटक के चुनाव में जब हारे थे तो विपक्ष का नेता चुनने में कितना समय लगा था। और अन्य राज्यों में भी पिछली बार जब रघुवर दास को चुना गया था झारखंड में मुख्यमंत्री, कितना समय लिया था इन लोगों ने। और ऐसे ही किसी चेहरे को ला करके इन्होंने बैठा दिया। आप और उसका परिणाम क्या हुआ? अब हरियाणा में कौन सोच सकता था कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन इस समय मोदी जी का चेहरा, इतना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में लार्जर देन लाइफ हो गया है कि कोई भी निर्णय हो सकता है। और यह केवल यह महसूस करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि उसके दल के भीतर उनके किस तरह की हलचल हो सकती है। और मुझे मेरा अपना मानना यह है कि थोड़ा बहुत अगर कुछ विरोध भी इसकी स्थिति बन सकती है तो वो भी राजस्थान में, बाकी कहीं होगा नहीं कोई। लेकिन ये जरूर है कि अगर विधायकों के राय के बगैर, क्योंकि ये तीनों के तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले इलाके हैं और अभी चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। आप पिछला अनुभव अगर आप देखेंगे तो अगर जो लोकप्रिय नेता रहे हैं जिनको आपने हटा करके नए चेहरों को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो पार्टी को नुकसान भी हुआ, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, इन हर जगह पर। अगर बीजेपी नए लोगों को ला किसी को सकती है, ये इसमें भी कोई नहीं सोचता। ये तीनों जो नाम हम ले रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इन तीनों राज्यों के और पार्टी के बड़े नेता हैं और विभिन्न उम्मीदवारों को जिताने में इनका योगदान, उन्होंने प्रचार भी किया है। भले एक तरह का पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया हो, लेकिन इनकी भूमिका रही है। लेकिन ये जिस तरीके से जो एक जनाधार रखने वाले नेताओं को पार्टी किनारे करते चली जा रही है, अगर उस तरह की गतिविधि होती है तो मुझे लगता है कि यह लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भी एक बहुत ही अच्छा निर्णय पार्टी नहीं करेगी। आज जो आप कह रहे हैं महुआ मोइत्रा का निष्कासन एक बड़ी गलती है। यह लोग इसको मुझे नहीं लगता कि बहुत सहजता से स्वीकार कर लेंगे। इसका प्रतिकार होगा। और प्रशांत जी ने जो बात कही कि बहुत बड़ा निर्णय हुआ था, इंदिरा गांधी को भी जब लोगों ने लोकसभा से बाहर किया था तो ये माना था कि बहुत बड़ा निर्णय ले लिया और एक मुखर नेता को आपने बाहर कर दिया। जनता इनको स्वीकार नहीं करती है। जनता की चुने हुए प्रतिनिधि है, यह किसी के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि नहीं है। इन्होंने जनता का विश्वास हासिल किया है। और भले महुआ मोइत्रा लोकसभा में पहली बार आई हो, एक इनका संसदीय इतिहास है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के सदस्य रह चुकी हैं और जनता के बीच से निकले हुए लोग हैं जिनको व्यापक रूप से जन समर्थन मिला है। मेरा अपना मानना है कि इस निर्णय से बीजेपी को नुकसान होगा और विपक्षी दलों को और खासतौर से टीएमसी को अपने अपने इलाकों में फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। टीएमसी को, विपक्षी दलों को, इंडिया गठबंधन को अपने अपने इलाके में फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि यहां साफ समझ में आ रहा है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये बात आज कही जा रही थी और लोकतंत्र को बचाए रखने, बनाए रखने के लिए ही तो सदन है, संसद है। और वहां अगर आप कुछ भी इधर उधर करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि कानून के पैमाने पे, इस संविधान के पैमाने पर अगर सही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल तो जनता पूछेगी। और जिस समय वोट देने जाएगी उस समय ये सवाल और भी उनके अंदर कौंधते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ इन चुनावों में खड़ी दिखाई दी। 4 राज्यों में कांग्रेस को 10 लाख वोट अगर बीजेपी के मुकाबले ज्यादा मिले हैं तो यह भी चिंता का सबब है बीजेपी के सामने। लेकिन फिर भी क्या आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं? क्या अब आपको वो चीजें दिखाई दे रही हैं कि नहीं, यहां से 2024 का चुनाव तो बहुत मुश्किल है, हैट्रिक लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप गलतियां कर रहे हैं? जरा सुनना समझना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपसे कि आखिर ये गलतियां हो क्यों रही हैं। इसीलिए जो मैं रख रहा हूं, जो बातें कह रहा हूं, या कुछ और भी कारण है कि यहां इन मसलों को, इन मुद्दों को सामने लाकर रख के एक दबाव बनाया जाए विपक्ष के ऊपर। जो इंडिया गठबंधन है वो जो मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अब 17 या 18 तारीख को जो मीटिंग होगी वो मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। 17 तारीख को घोषणा हो चुकी है, उस हिसाब से भी कैसे देखा जाए इसको? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये अगर डेमोक्रेटिक एक्शन की बात की जाए, महुआ मोइत्रा पे जो कार्रवाई हुई है तो डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। डेमोक्रेसी में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मैंने पहले दिन से आरोप लगाना ही अपने आप में, उसको एक्सेप्ट किया जाना ही
डेमोक्रेटिक नहीं है, मैं वहां से देखता हूं। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से तो वो बिल्कुल भी गलत है, और उस आरोप लगाना और आरोप को एक्सेप्ट किया जाना, उस पर सुनवाई होना तक की भी जरूरत नहीं थी। मैं इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूं और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि वो केस इस लायक भी नहीं। उसके बावजूद अगर उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो ये डिक्टेटरशिप का भी शुरुआती स्टेप नहीं है, बहुत ऊपर का स्टेप है। कोई अगर घोषित कर दे कि मैं तानाशाह, वो भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा, बशर्ते कि उसको यह दिखाना हो कि मैं बिल्कुल मनमानी करने की स्थिति में आ गया हूं। तो मुझे लगता है कि इस एक्शन से मोदी जी ने यह दिखाया है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, और कर दिया। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं, ऑब्जेक्ट है कि बीजेपी ने कर दी बड़ी गलती। मैं ये कहता हूं कि हम लोगों को चर्चा इस पे होनी चाहिए, करनी चाहिए कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, क्यों आता है। तो हम लोग अगर इस पे चर्चा करें कि ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कहां से आता है, तब हम लोग ये तय कर पाएंगे कि ये क्या हो रहा है बेसिकली। तो मैं उसी पे बोलूंगा कि ये कॉन्फिडेंस कहां से कैसे आता है। मैं पहले भी हमेशा से कहता रहा हूं कि बीजेपी की स्थिति कमजोर लगती है, पर मैं ये नहीं मानता कि उसके पास कोई चाल नहीं है, उसके पास कोई उपाय नहीं है और वो कुछ ना कुछ कर लेगी। मैं लोकसभा चुनाव के लिए कह रहा था, विधानसभा चुनाव में तो मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि वो विधानसभा चुनाव इतनी अच्छी तरह से जीत जाएगी, लेकिन मुझे लोकसभा चुनाव के बारे में हमेशा था कि ये कुछ ना कुछ कर लेगी और इस रिजल्ट से फैसला करेगी। लेकिन विधानसभा के जो चुनाव आए हैं उससे साफ है कि उसमें जो भी वोटर है, मतलब अगर हम लोग ये मान ले कि हिंदी पट्टी के ही वोटर में है, तो उसकी पकड़ बहुत अच्छी है और कोई ये मान नहीं रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो गलत है। उसमें ये प्रचार शामिल है कि तानाशाही भी जरूरी है या टू मच डेमोक्रेसी इज टू बैड, ये सब अपनी जगह है। तो जो मुझे लगता है कि जो व्हाट्सएप पे जो प्रचार होता है या अखबारों के जरिए जो कन्वे किया जा रहा है, जो जनता को समझाया जा रहा है, जनता में उसकी पैठ बन रही है और ये लोग मान रहे हैं। माने वो कितने लोग मान रहे हैं, कौन लोग मान रहे हैं, वो विवाद हो सकता है, लेकिन अगर हिंदी पट्टी का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में है तो मुझे लगता है कि लोग ये मान रहे हैं कि मोदी जी एज डिक्टेटर बहुत ही सफल हैं और फॉर वन और दी अदर रीजन डिक्टेटर की जरूरत है और लोग उनको वोट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस है मोदी जी का, बीजेपी का, संघ परिवार का, जो उनसे ये सब करवा रहा है, वरना ये करने की कोई जरूरत नहीं थी और दिस इज द लाइन दे आर टेकिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गलती नहीं है, ये उनकी चाल है, रणनीति है और इस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं और लोग इसको पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों बातें हैं। तो अब लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, सारे देश के वोटर कैसे हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह है, लेकिन जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उसमें लेफ्ट राइट डेमोक्रेसी एंड टू मच डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप और वो सब में अगर बांट दिया जाएगा देश को तो फिर अलग मामला हो जाएगा। तो हिंदू मुसलमान में पहले बटा हुआ देश, अगड़ी पिछड़ी में पहले बटा हुआ देश, उसके बाद हम टू मच डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में बांट देंगे। तो इस तरह से इतने बंटवारे हो जाएंगे कि तो हम लोग समझते हैं कि वोट ऐसे पड़ेगा वैसे पड़ेगा, वो सारा कुछ बदल जा रहा है। और जहां तक ये इनके वोटिंग की या प्रचार की बात है, बिल्कुल उल्टा चलता है, बिल्कुल उल्टा चलता है। हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ और समझते हैं, व्हाट्सएप पे बिल्कुल कुछ और चल रहा होता है जी। मैं ये समझ रहा था कि वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन रिजल्ट के बाद ये मानना पड़ेगा कि वो इफेक्टिव है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको ये देता हूं टनल वाले एक्सीडेंट का। टनल में जो धंस गया, आप रोड बनवा रहे हैं, पहाड़ में सुरंग खोद रहे हैं, एक ऐसी काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत है कि नहीं या किया जाना चाहिए कि नहीं, उस पर विचार किया जाना चाहिए था। उसमें जो गड़बड़ी हुई, 17 दिन लग गए मजदूरों को निकालने में, आज के समय में बहुत ज्यादा समय है और नहीं लगना चाहिए था वगैरह वगैरह। जो गलतियां हुई अपनी जगह वो सब अलग है। उसके बावजूद व्हाट्सएप पे प्रचार ये चल रहा है कि कोयला खान में मजदूर मर गए थे तो तब की सरकार ने क्या किया था। दोनों मामले बिल्कुल अलग है, कोई कंपैरिजन नहीं है। कोयला खान में मजदूर का फंस जाना और सुरंग बनवाना और सुरंग में मजदूर का फंस जाना जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कंपेयर उससे किया जा रहा है और लोगों को बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार ज्यादा निकम्मी थी, जबकि इस सरकार के निकम्मेपन की हद नहीं है। और आज की टेक्नोलॉजी में जी कई ऐसे मसले हैं जिसपे हम बहुत चर्चा कर सकते हैं और अलग अलग ढंग से
कोयला खदान की बात क्या, जहां नेहरू और गांधी को नहीं छोड़ा जाता, जहां इंदिरा को नहीं छोड़ा जाता, जहां राजीव गांधी को नहीं छोड़ा जाता, वहां आप उम्मीद क्या पाल के रखे हुए हैं, क्या उम्मीद करेंगे आप। इसलिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चलने दीजिए। सबसे बड़ी चीज है कि आज की तारीख में आप गलतियां कर रहे हैं। आप महुआ मोइत्रा को मौका तक नहीं देते हैं। क्या महुआ मोइत्रा ने पैसा लेते हुए वो पैसा ले रही थी और किसी ने उसको रिकॉर्ड किया है, देखा है? बहुत सारे सवाल हैं। आपने इन सब सवालों का जवाब देने का मौका ही नहीं दिया महुआ मोइत्रा को। आप आनंद फानन में उनको बाहर कर देते हैं। तो आज की तारीख में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बिल्कुल झूठ और बिल्कुल झूठ सदन के अंदर। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता था, उस पार्लियामेंट में झूठ और सिर्फ झूठ, कई अलग अलग झूठ वहां परोसे गए हैं। तथ्यों के आधार पर गलत बातें हुई हैं वहां। उसको कई बार उस पार्लियामेंट को, उस मंदिर को आपने चुनावी मंच बना दिया है। यह सब कुछ हमने देखा है। तो फिर वहां कहा क्या जाए? संजय जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आप रख रहे थे, लेकिन वही है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन बातों को यहां रख करके, मतलब उन लोगों के बीच रख के जो सुनना ही नहीं चाहते, हम अपनी जुबान को खराब करते हैं। हम आगे बढ़ें और जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास में। दीपक जी, एक बार पहले प्रशांत जी के पास आता हूं, फिर दीपक जी के पास जाता हूं। प्रशांत जी को थोड़ा जाना है जल्दी, इसलिए भी। प्रशांत जी, राहुल गांधी वापस यही हिंदुस्तान में हैं। राहुल गांधी की कल से एक यात्रा लगने वाली थी और इधर एशियन कंट्रीज की, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं और राहुल गांधी यही हैं। उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वहाँ की जो प्रभारी थी कुमारी शैलजा, वो सब आकर के यहाँ दिल्ली में हार पर विश्लेषण करके वापस जा चुके हैं। और राहुल गांधी अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में अपनी यात्रा जो है वो रद्द कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा मीडिया घराना राहुल गांधी को बाहर भेज चुका था। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं इसी न्यूज पॉइंट में, आप भी बता चुके हैं। और यहां से जरा समझूं आपसे प्रशांत टंडन जी कि ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, क्या आपको अब यहां से लगता है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद से, और मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? इंडिया गठबंधन, जैसे आज ममता बनर्जी ने बयान दिया है, इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात की है, जैसे अभी आप ही बता रहे थे और हम लोग पिक्चर में देख भी रहे, वीडियो में देख भी रहे थे कि जब महुआ मोइत्रा बात कर रही थी मीडिया से, तो पीछे सोनिया गांधी ताली बजा रही थी और अभिवादन कर रही थी अच्छे भाषण या अच्छी बात रखने के लिए महुआ मोइत्रा को। तो ये जो एक केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, उस केमिस्ट्री को किस हिसाब से आगे बढ़ते हुए देखा जाए? यहां से क्या कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाई देती हैं? क्या वो 5 साल सत्ता के लिए उस पर काबिज कौन होगा, उसके लिए कुछ संघर्ष दिखाई देता है? क्या कुछ आपको दिखाई देता है? राजीव जी, महुआ मोइत्रा ने भले ही वो बात गुस्से में कही है बहुत, लेकिन वो बात बहुत बड़ी है और वो भारत की भविष्य की पॉलिटिक्स को, यानी 2024 की पॉलिटिक्स को रेखांकित करती है। उन्होंने राष्ट्रगान की एक पंक्ति उद्धृत की और उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। तो और उस पे उन्होंने कहा कि आप तो कहीं नहीं हैं, सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे आप नहीं है गुजरात के अलावा। तो ये जो आउटकम इलेक्शन का है, असेंबली इलेक्शन का, इसने एक बात को और जो है वो रेखांकित किया है या उस पर मुहर लगाई है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में, अब 10 साल कहा जाए इसको, पिछले 10 साल में बीजेपी को हिंदी पट्टी के बाहर नहीं ले जा पाए। और अब गैर हिंदी पट्टी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, वो आपके खिलाफ यूनाइट हो रही हैं। हिंदी पट्टी चुनाव जीत के भी मुसीबत बनी हुई है। अगर कल आप पर्यवेक्षक जा रहे हैं तो वसुंधरा शिवराज और रमन सिंह को आप बाहर कर देंगे,
राजीव जी, बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर तूफान मच जाएगा। और कई लोग ये बात कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की तीसरी जो पारी है उसके लिए प्रधानमंत्री पद का जो कैंडिडेचर है वो ऑटोमेटिक नहीं है। और बीजेपी के अंदर की बात है, वो किसी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाते नहीं बनाते उनके अंदर की बात है। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी ने ओवर डिपेंडेंस जो है वो हिंदी पट्टी में कर दिया है। और महाराष्ट्र आपके साथ बड़े पार्टनर्स नहीं है, बिहार में बड़े पार्टनर्स नहीं हैं, पंजाब में आप पहले भी नहीं थे। तो ये एक बड़ा संकेत जा रहा है कि अगर बीजेपी का कहीं भी कोई पैर फिसला हिंदी पट्टी में, कोई बगावत हुई, कुछ बात हुई, कोई सामाजिक संरचना की बात हुई, कोई सामाजिक न्याय का मुद्दा बड़ा बन गया, जैसे तेजस्वी उठा ही रहे, जिसको राहुल गांधी भी उठा रहे, तो उसकी भरपाई कहीं से बीजेपी के पास नहीं है। मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं, इंदिरा गांधी उत्तर भारत से हार गई थी, लेकिन उसकी भरपाई दक्षिण से हो गई थी। बीजेपी के पास कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है। तो और अगर हिंदू मुसलमान नहीं चला मान लीजिए 2024 में, तो बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए होगी। महुआ मोइत्रा की एक बात पे आता हूं कि मुझे लगता है कि संकेत मिल रहे हैं कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। खुद स्पीकर ने कह दिया कि हमने कुछ नहीं किया, ये एथिक्स कमेटी ने किया। संविधान क्या कहता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कि पार्लियामेंट के अंदर ही किसी प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट या अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन एथिक्स कमेटी तो बाहर है, उसमें अमरिंदर सिंह का एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, एथिक्स कमेटी का ही ये सब नज़ीरें हैं। तो मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा क्योंकि लीगली बड़ा शार्प है और उनका कानूनी ब्रेन चलता है, उनकी भाषणों से, उनकी वक्तव्यों से लगता है कि उनको कानून की, संविधान की अच्छी जानकारी है। मुझे लगता है कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी अगर आया, उलटफेर हुआ, तो एक और एम्बैरेसमेंट जो है मोदी साहब के हिस्से में आएगा। लेकिन हिंदी पट्टी की जो पॉलिटिक्स है वो मोदी जी के लिए मुश्किल पैदा करेगी आगे आने वाले वक्त में। राजीव जी, आगे आने वाले वक्त में हिंदी पट्टी की जो पॉलिटिक्स वो मोदी जी के लिए शायद और मुश्किल खड़ी कर दे। और आप देखिए तो जो कुछ भी है बीजेपी के पास वो हिंदी पट्टी में ही है। दक्षिण भारत में कुछ नहीं बचा, हिंदी पट्टी में भी आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल में कुछ बचा है? आप खुद देख लीजिए। अगर आप अलग अलग राज्यों को देखिए तो आप किस राज्य में देखेंगे? उत्तर प्रदेश के अलावा कहां जाएंगे? उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब ये तीन राज्यों में क्या परिस्थितियां बनती हैं 2024 के चुनाव में, जहां जीत के अभी आई है 2023 में बीजेपी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य मिला के 65 सीटें होती हैं लोकसभा की। राजस्थान में 25 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 सीट और 29 सीट मध्य प्रदेश में, तीनों मिला के 65 सीटें। इन 65 सीटों में से आज की तारीख में इनके पास 62 सीटें हैं, 62। क्या 62 सीटें बीजेपी बचा पाएगी? 26 सीटें राजस्थान में, तो ये जो माफी चाहूंगा गुजरात में, तो 26 और जोड़ लीजिए। तो ये जो सीटें हैं, इसके बाद आपको बिहार में क्या मिलने जा रहा है? एक और बड़ा सा राज्य आपके सामने है 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कुछ है? तो क्या 303 सीटें, 272 सीटें आ जाएंगी? बड़ा सवाल है दोस्तों। और यहीं पर परेशान है बीजेपी, ये बहुत बड़ी परेशानी है। जरा आना चाहता हूं दीपक जी, जरा इस बात को और आगे बढ़ाइए। ये परेशानी कैसे, और यहां से महुआ मोइत्रा का केस हो, चाहे उससे पहले राहुल गांधी का केस हो, और अपने खाने में जो कुछ आता है, हमारे हिस्से में जो कुछ आता है, वो सब गुडी गुडी है, लेकिन बाकी सब बैड 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 हैं। यहां गुड और बैड का चक्कर है। ऐसा क्यों? और क्या जनता ये सब नहीं समझती है? आप छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी वहां जीत के भी हार गई,
सब कुछ करते हुए भूपेश बघेल हार गए और हार के कारणों पे कभी बात करेंगे आराम से। हमारे तमाम उन साथियों के लिए वो एक एपिसोड करूंगा छत्तीसगढ़ में क्यों हारी कांग्रेस। ईवीएम को किनारे रख के कुछ और मसले ऐसे थे जिस पर चर्चा जरूरी है, तो आगे कभी करेंगे उस पर। लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो 4-5 राज्य हैं, इन 4-5 राज्यों से क्या बीजेपी 2024 के में हैट्रिक का ख्वाब पूरा कर पाएगी? पंजाब उनके हाथ में नहीं है, ना आने वाला है, ये भी तय मानिए। जी निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो महुआ मोइत्रा ने जो आज जो कहा है, वहां से अगर मैं बात शुरू करूं, एक बंगाल में बैठी महिला जो लंबे समय तक अमेरिका में रही, उसने रामधारी सिंह दिनकर का ये जो कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, सबसे पहले राजनीति में ये बात उठी थी जब जयप्रकाश नारायण ने जब रैली निकाली थी जून 75 में, 74 या 75 में शायद, और उन पर जब लाठीचार्ज हुआ था तो सबसे पहली बात वहां उठाई गई थी कि एक तरह से अपनी कब्र जो है वो इंदिरा गांधी की सरकार ने खोद ली है। लंबे समय बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये नारा अब जो फिर से उठा है और बड़े जोरदार तरीके से उठा है। मुझे लगता है कि कल से आज मैं फेसबुक पे देख रहा था, काफी लोगों ने बस इतना ही कोट किया है, ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि किसके बारे में लिखा गया है, क्या कहा गया है। तो निश्चित रूप से जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, अभिशाप कैसे वरदान में बदल सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि इन्हें संसद से निकालकर मोदी सरकार ने एक तरह से और नई मुसीबत मोल ले ली है। अभी तक तो वो संसद की कुछ प्रोटोकॉल से, कुछ चीजों से वो बंधी हुई थी, अब तो मुझे लगता है कि खुली शेरनी की तरह घूमेगी। वैसे ही जैसे बहुत सारे नेताओं, राहुल गांधी को जब संसद से निकाला गया तो संसद के अंदर वो जितने हमले नहीं कर रहे थे, उन्होंने उस 5 महीनों के दौरान बाहर किए। इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि अदानी के साथ इनका कितना मतलब नजदीकी है, ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अदानी के ऊपर कोई भी बात कहेगा तो निश्चित रूप से उसे जो है मोदी सरकार संसद के अंदर नहीं रहने देगी या सीधे उसको बाहर निकलने के बाद जेल भेजेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण जो इकट्ठा हो रहा है, सारा का सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, उस प्रोसेस में और तेजी आएगी। अभी आप देखिए कुछ दिनों पहले जिस समय 6 तारीख की जो बैठक गठबंधन की रद्द हुई थी, रद्द क्या मतलब पोस्टपोन हुई थी, हम जिसे कहें आगे बढ़ाई गई थी 17 तारीख के लिए, उसी शाम बहुत सारी चीजें फैलाई गई थी कि ये नाराज है, वो नाराज है, ये इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद सारे के सारे लोग और सतर्क हो जाएंगे। अब उन्हें ये पता चल गया कि आपके गठबंधन में आने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा जो है वो गठबंधन को तो होगा, लेकिन केवल कह देने से नहीं होगा। इस मामले को पूरे के पूरे विपक्षी दलों को, पूरे के पूरे गठबंधन को बहुत जोरदार ढंग से उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है लोगों को निकालने की, हटाने की, आप याद कीजिए अगस्त 15 में जब सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष थी, उन्होंने कांग्रेस के 25 सांसदों को एक साथ सदन से निलंबित कर दिया था, और थोड़े मोड़े दिन के लिए नहीं, पूरे 1 हफ्ते के लिए, 5 वर्किंग डेज के लिए। मतलब इनको इस तरीके से निलंबन में ऐसा मजा आता है, जेलों में ऐसा भेजने में मोदी सरकार को मजा आता है कि जैसे ये जो लोग हैं सांसद, जो चुने हुए एक बड़े वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, मानो इनकी कोई गरिमा ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं निश्चित रूप से धीरे धीरे नाराजगी जाएगी। सुमित्रा महाजन ने ही 2019 में AIADMK के 24 सदस्यों को एक साथ निलंबित कर दिया था, वो भी लगभग हफ्ते भर के लिए। अभी पिछले दिनों आप देखिए कि कितना मतलब दोहरा चरित्र है, नियम सबके लिए अलग अलग है। महुआ मोइत्रा के जो पैसों की बात हो रही कि इन्होंने कैश और काइंड में जो लिया और उसके एवज में सवाल पूछे, तो बरामदगी तो कुछ नहीं है। देखिए सबसे निकृष्ट कोटि का अपराध होता है जुआ। जुए में तक पुलिस को सबसे पहले कैश बताना पड़ता है कि कितना कैश पकड़ा गया है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आपको ये बुनियादी चीजें जो है ये तक तो आप बता नहीं पा रहे कि आखिर उसने क्या लिया। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीजों पे अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो 3 मामलों में बहुत स्ट्रांग है महुआ मोइत्रा का केस। एक कि निशिकांत दुबे को, आरोप लगाने वाले को तो क्रॉस किया ही नहीं गया, कहाँ है उसके जवाब, ये किस आधार पे किया गया। दूसरा, इनको महुआ को कोई सफाई ही उनसे नहीं ली गई, उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। और निश्चित रूप से कोर्ट इस बात को ध्यान में लेगा कि जब ये एथिक्स कमेटी के सामने गई थी तो उनसे बहुत ही बेहुदा सवाल किए गए थे, किसी भी महिला की गरिमा के खिलाफ वो सवाल थे कि आप रात को क्या किससे बात करते रहती हैं, क्या होती है। जैसे एक सामान्य पुलिस वाला जो होता है वो किस तरीके से किसी महिला शिकायतकर्ता को किस तरीके से पहले से ही
मतलब उसकी गरिमा गिराने की कोशिश करता है, बिल्कुल वही मामला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अगर जाती है, जैसा कि इशारा किया भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इस चीज को संज्ञान में लेगा। और तीसरी जो बात मैंने कही कि कहीं पर कैश तो कोई बरामद हुआ ही नहीं है, इसके उल्टे आप देखिए कि तोमर का जो है वो 100 करोड़ और 10,000 करोड़ की बातें हो रही है वहां फोन पर, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें इकट्ठी होंगी और निश्चित रूप से मोदी सरकार के खिलाफ जो एक माहौल बन रहा है पूरे देश में, उसमें भी ये एक तरह से मतलब उस आग में घी डालने का निश्चित रूप से काम करेगा ये, और आगे बात बढ़ेगी। राजीव जी। जी बिल्कुल, बात आगे बढ़ेगी और आग में घी डालने का काम ही नहीं, बल्कि यहाँ पर तो परिस्थितियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए परेशानी वाले समय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जो टाइम आने वाला जो है वो परेशानियों का सबब बन सकता है। कैसे बनेगा इस पर चर्चा हम कर ही रहे हैं। महुआ मोइत्रा का केस ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे केस हैं जिस पर मोदी जी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, किस हिसाब से आप देखते हैं, कैसे देखते हैं, और यहां से खासकर आज जो घटनाक्रम है आज का, हालांकि अब सोमवार को फिर से पार्लियामेंट जब लगेगी, संसद की कार्यवाही शुरू होगी, तब कुछ और होगा। बहुत छोटा सा सत्र है ये, लेकिन उसके साथ साथ ये हम देख रहे हैं कि इस छोटे से सत्र में बहुत सारी बातों के बीच महुआ मोइत्रा सामने, और ये एक ऐसी चीज़ है जहां इंडिया गठबंधन एक बार फिर से ये पैगाम तो दे ही चुका है कि हम यूनाइट हैं, और इस बात को अगर ममता बनर्जी उधर बंगाल से कह रही हैं तो छोटी मोटी बात नहीं होनी चाहिए। अमलेंदु जी। राजीव जी, प्रशांत जी कहते हैं, चले गए प्रशांत जी हालांकि अभी, कि मोदी जी जो भी करते हैं वो मीडिया मैनेजमेंट होता है और मीडिया की सुर्खियां जो है वो 3 दिन चलती हैं। तो मोदी जी जो है अपनी 3 राज्यों की जीत को भी 3 दिन में निपटा चुके हैं और खुद ही उन्होंने जो नई सुर्खी महुआ मोइत्रा बनवा दी। आप इसको इस तरीके से मुझे लगता है कि देख सकते हैं कि अब नई सुर्खी जो है वो महुआ मोइत्रा बन गई है। अब महुआ मोइत्रा को आपने कर तो दिया, निपटा तो दिया आपने संसद के शीतकालीन सत्र में, लेकिन जो शीतकालीन सत्र में जो आपने आग लगाई है वो किस तरीके से तपिश बढ़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक वो तपिश किस तरीके से पहुंचेगी, इसका अंदाज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को नहीं हुआ है। अमलेंदु जी, क्या ये अभी जो दिल्ली में उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है उसका यही कारण है क्या कि उधर आग लगी हुई है? जी राजीव, बहुत से कारण हो सकते हैं। दिल्ली में सर्दी की अभी है, दूसरा दिल्ली है दिल वालों की है, और दिल्ली पे कब्जा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। मतलब शासन प्रशासन, मतलब आधी से ज्यादा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की है। केवल शराब को छोड़ करके वो केजरीवाल जी के अंतर्गत है, लेकिन वहां भी पॉलिसी जो है वो अब तो ऊपर वाले ही तय करते हैं, क्योंकि अगर कोई सरकार पॉलिसी भी तय कर देती है तो उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, पॉलिसी में भी बताया जाता है भ्रष्टाचार। खैर वो एक अलग का मसला है। लेकिन राजीव जी, ये तपिश जो बढ़ रही है और जिस तरीके से मोदी जी ने अलाव जलाया है ये, और हाथ तापने की जो कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि इसमें हाथ तापने में हाथ जल जाएंगे, हाथ तपने की बात तो अलग रहेगी। क्योंकि इसमें विधायी प्रक्रिया जो है उसका भी उल्लंघन हुआ है, जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है उसका भी उल्लंघन हुआ है। सदन में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं मनीष तिवारी, सांसद और मंत्री तो रहे ही हैं, जाहिर सी बात है कि ओम बिरला जी से ज्यादा वो जो है वो सदन के अंदर उनका अपना, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के उनका अपना अनुभव भी है, और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी अच्छे वकीलों में गिनती होती है। और इस बात को स्वीकार भी किया जो सदन के अध्यक्ष थे ओम बिरला जी, मतलब स्पीकर साहब लोकसभा अध्यक्ष में, कि भाई आप अच्छे वकील हैं और मैं तो सिर्फ इस पे बैठा हूँ आसंदी पे। लेकिन आसंदी पे आप बैठे तो आपको बहुत सी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो मूलभूत प्रश्न मनीष तिवारी ने उठाया कि भाई जब आप अगर किसी कमेटी की आप रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे होते, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे होते, उसकी कोई सिफारिश होती, तो वो एक अलग का मसला था, वो सदन के अंदर की प्रक्रिया थी और वो एक दूसरा विधायी कार्य था। लेकिन आप किसी के एक्सपल्शन को बात कर रहे हैं और किसी संसद की सदस्यता हो जा रही है, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि फौजदारी का मामला बन जाता है, उसमें आपको नेचुरल जस्टिस का पालन करना होगा। और राजनीति जब देखिए उन्होंने कार्रवाई देखी होगी, शकील जी बैठी हुई लंबे समय से कार्रवाई सब देखते रहते हैं, जब कोई किसी तरीके से कोई मसला आता है मानहानि का या जो कहा जाता है उसकी संसद की अवमानना का, तो वो उस समय मतलब कोर्ट की ही तरीके से शक्ल हो जाती है संसद की।
उसी तरीके से होता है। तो ये भी उसी तरीके का मसला है और इसको उसी तरीके से लेना चाहिए। बिरला जी बार बार कहते रहे कि ये संसद जो है मतलब वो नहीं है, ये मैं जज नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं, बार बार इस बात को कहते हैं। ठीक है आप जज नहीं है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो न्यायिक प्रक्रिया है। अब मान लीजिए अगर किसी कमेटी की रिपोर्ट आ जाए कि भारत जो है वो भारत में 5 प्रधानमंत्री होंगे, तो क्या आप अध्यक्ष जिसको पास कर देंगे उसको स्वीकार कर लिया जाएगा? भाई वो प्रक्रिया अलग होगी ना फिर। तो बहुत से सारे प्रश्न में लगता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इस पर अब वो कब जाएगा, सुप्रीम कोर्ट 370 का मामला हुआ, कई साल हो गए, तो वो जाएगा कब आएगा। लेकिन ये प्रश्न तो पैदा हो गया है। इससे अलग हट के राजीव जी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया जिसको चला रहा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी चलवा रही थी, सब इंडिया गठबंधन में फूट हो गई और इंडिया जो है बनने से पहले ही बिखर गया और ये हो गया, वो सब चीजें, वो सारी चीजों पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही पानी फेर दिया। और देखिए किस तरीके से वहां एकजुट होकर के पूरा विपक्ष जो है, सिर्फ इंडिया ब्लॉक ही नहीं, दानिश अली तो बसपा के हैं, इंडिया ब्लॉक में शामिल भी नहीं, वो भी वहां मौजूद थे, और भी विपक्ष के लोग जिस तरीके से एकजुट हुए, मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने अब तैयार हो रही है। आप राम मंदिर का घंटा बजाते रहिएगा, मगर राम मंदिर के घंटे के आगे जो है ये घंटा घड़ियाल जो सब आपने इकट्ठा कर दिया आज, ये जिस तरीके से आपकी घंटियां बजाएंगे पूरे चुनाव में और जिस तरीके से आपके मसले सब सामने निकल करके आएंगे। राहुल गांधी की एक बात तो आपने सच कर दी, फिर राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जान जो है वो किस तोते में है, उस तोते का नाम अडानी है। सबसे बड़ा जो आपका जान बसी हुई है, जो आपको नियंत्रित करता है, वो अडानी है। और महुआ मोइत्रा भी इस बात को कह रही है कि अडानी के सवाल पूछने के कारण ये सब हुआ है। तो मुझे लगता है कि अडानी को आपने जो खुद मुद्दा बना दिया है 2024 के लिए, और सवाल पूछे जाएंगे, लोग पूछेंगे कि तमाम एयरपोर्ट्स क्यों बिक रहे हैं, तमाम जो है हवाई अड्डे जो है वो अडानी ही क्यों खरीद रहे हैं, बहुत से सवाल आप उठेंगे, लोग सवाल करेंगे इस बात को लेकर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए नई मुसीबतें खड़ी कर ली हैं महुआ मोइत्रा से। ये सिर्फ महुआ मोइत्रा का हिसाब चुकता करने का मामला नहीं है, बात वही है कि आपने आवाज किसके खिलाफ उठाई थी, और जो आपने भी अपनी शुरुआत की, आपने भी जो बात कही, बात वही है कि जिस बात की सजा राहुल गांधी को मिली थी, उसी बात की सजा महुआ मोइत्रा को मिली है, और उसी बात की सजा संजय सिंह को भी मिल रही है जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी इसे सवाल उठाने के लिए जेल के अंदर भी जो है। तो ये बहुत सी सारी चीजें ये सब सामने आएंगी, और भारत का जो छवि है, मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत खराब कर रही है बाहर के देशों में, पूरी दुनिया में। और जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी बात मोदी जी बार करते हैं, ये सारी दुनिया में बातें जाएंगी कि किस तरीके से मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा देने वाला भारत जो है किस तरीके से डेमोक्रेसी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, क्या आपको लगता है यहां से अब राजनीति की दिशा कुछ और होने जा रही है? देखिए राजीव जी, आज संसद में, लोकसभा में 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट रखी गई और 2 बजे स्पीकर ने कहा कि इस पे बहस शुरू हो जाएगी। कितने पेज की रिपोर्ट थी वो? करीब 500 पेजेस की। 500 पेज की रिपोर्ट 2 घंटे में सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र ही पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकते। मनीष ने बोला कि मैं आज पहली बार संसद के अंदर बिना कोई रेफरेंस लिए बोलने को खड़ा हुआ हूं। अदालतों में तो मैंने करी है बहस बहुत जल्दी में, वहां तो कई बार होता है, लेकिन मैं लोकसभा में मुझे कभी भी इस तरह से बहस नहीं करना पड़ी कि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। और अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई आसमान नहीं गिर जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जी, 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, हमें पढ़ लेने दीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। हमारी एक मेंबर के भविष्य का सवाल है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, इस सदन की गरिमा का और इस सदन की जो न्याय की भावना है उसका सवाल है। लेकिन नहीं, उसी वक्त फैसला कर दिया गया। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि महुआ मोइत्रा को, जिनके ऊपर आरोप है, उनको जवाब देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सारी चीजें आज विपक्ष के अंदर बात हो रही है, सबके अंदर, कि अगर महुआ मोइत्रा जैसी फाइटर के खिलाफ ये हो सकता है, ममता बनर्जी की मेंबर के खिलाफ ये हो सकता है, तो फिर बचेगा कौन? अभी आम आदमी पार्टी के लोगों को तो निकाल ही दिया था, संजय सिंह को निकाल दिया था, राघव चड्ढा को निकाल दिया था, अभी राघव चड्ढा को वापस ले लिया है राज्यसभा में। तो ऐसे में अगर कोई भी बोलेगा, या तो आप चुप रहिए, वहां पे आप बोलिए नहीं, और बोलेंगे तो ये होगा आपके साथ। तो अब जो है राजनीति बहुत ही अहम मोड़ पे जा रही है, और इस मोड़ के ऊपर ये सारा फैसला विपक्ष को ही करना है
कि वो कितनी मजबूती के साथ खड़े होते हैं। अब तो सबने बोल दिया है इस बात को कि जो अगली बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, उसका मेन एजेंडा यही है कि एक सीट पर एक यानी कि सीट शेयरिंग जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और उसके बाद इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो जाएगा कि वो मोदी जी को एक बहुत अच्छी टक्कर जो है अगले साल लोकसभा के चुनाव में दे सकेगा। अब जहां तक मुख्यमंत्री चुनने का सवाल है, तो अभी तक तो ऑब्जर्वर ही आज बनाए गए हैं। नहीं तो होता यह है कि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके अगले दिन या उसी दिन ऑब्जर्वर की घोषणा हो जाती है। लेकिन अब ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो जाएंगे, वहां बात करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो वहां के मजबूत नेता हैं तीनों राज्यों के, उन मजबूत नेताओं को शायद मोदी जी और अमित शाह मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते, और इसीलिए प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है। और ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा, बड़ा मजेदार होगा कि ये जो 3 नेता हैं या 4 नेता हैं, अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये अब मोदी जी की ताकत और जो उनके शत्रप हैं जिन्होंने चुनाव जिताया है, जिनका अपने राज्यों में वजूद है, उनकी ताकत के बीच शायद पहली बार मुकाबला हो रहा है। 10 साल में ऐसा मौका कभी नहीं आया। जो मोदी जी ने चाहा वो उन्होंने किया। लेकिन अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बार बार कह रहे हैं कि मुझे 29 सीटें जिताना है, मतलब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो 29 सीटें जिताऊंगा। वसुंधरा राजे तो खुल के बात कर ही रही है, उनके आसपास चारों तरफ विधायक बैठे ही रहते हैं। इसी तरह रमन सिंह भी। तो ये मोदी जी के लिए एक बड़ा मुश्किल मौका है, मुश्किल मोड़ है ये, कि जहां उन्हें ये देखना पड़ेगा कि या तो इन तीनों को बना दें, और तीनों को बनाने का मतलब है कि मोदी जी का कमजोर होना। और अगर इन तीनों को नहीं बनाते हैं तो ये लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, रिएक्शन तब होगा जब तीनों को नहीं बनाएंगे, और यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले अगर तीनों को बना देते हैं तब भी क्या उस मजबूती को, क्योंकि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान, क्या शिवराज सिंह चौहान को इतना मजबूत होते हुए देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या अपना विकल्प यहाँ भाजपा में वो खड़ा करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले 2024 का चुनाव और उन चुनावों को लेकर के क्या क्या तिकड़में बैठाने की कोशिश हो रही है, उस पर भी हम चर्चा कर ही रहे हैं। और कैसे फंस रही है वहां पर बीजेपी, कैसे गलतियां कर रही है बीजेपी, ये सब चर्चा कर रहे हैं हम। ईवीएम की चर्चा हमने कल खूब कर ली, और कई सारे साथी अगर कल के कार्यक्रम को नहीं देखे हों तो देखिए। और बहुत सारे वीडियो भी हम लोगों ने ईवीएम पे बनाए हैं, बहुत अलग अलग स्पेशल रिपोर्ट्स भी है जिसमें ईवीएम पे अलग अलग खुलासे, अलग अलग बातें अपने चैनल पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ईवीएम को लेकर दूसरे लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ईवीएम पर कब क्या कुछ हुआ, ईवीएम का क्या इतिहास है, ये सब कुछ हमारे चैनल पे मौजूद है। आप देखना चाहें देख लें। लेकिन बात ईवीएम की नहीं है दोस्तों, बात है कि जनता के बीच आखिर आप कितनी मजबूती के साथ जा रहे हैं, आपका गठबंधन कितना मजबूत है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या इन तमाम चीज़ों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और अगर चर्चा होनी चाहिए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आता है। सुनील शुक्ला जी, आपसे समझना चाहता हूं कि यहां से क्या आप 2024 के चुनाव को अब उसकी जो एक बोलते हैं ना कि शंखनाद हो गया, क्या आज माना जाए कि 2024 का शंखनाद हो चुका है? जो कुछ हुआ महुआ मोइत्रा का, और उसके बाद उधर ममता बनर्जी का बोलना, और इधर सोनिया गांधी का ताली बजाना। निश्चित रूप से यह जो घटना है, यह घटना इंडिया दल समूह को मजबूती देगा। और आप देखिए ना, आप राजीव जी, जो 3-5 विधानसभाओं के चुनाव आए हैं, परिणाम आए हैं, इस परिणाम को भी आप देख लीजिए। आप जीत हार के आधार पर ही यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि विपक्ष को उम्मीदवारों ने, मतदाताओं ने खारिज कर दिया है, या जो विपक्ष ने मुद्दे खड़े किए हैं उनको खारिज कर दिया है। आप राजस्थान के परिणाम को देख लीजिए। राजस्थान के 9 लोकसभा सीटों में, 9 लोकसभा सीटों पर आधे से अधिक सीटें जीती है कांग्रेस ने, या ज्यादा मत पाए हैं। हार जीत के आधार पर आप निष्कर्ष मत नहीं निकालना बहुत तार्किक नहीं है।
जहां पे जो वैसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। आपने खुद ही कहा कि इन तीनों विधानसभा, इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 65 सीटें हैं। 65 में से 61 सीटें बीजेपी के पास है, केवल 3 सीट कांग्रेस के पास है, 1 सीट किसी अन्य दल के पास है। तो आपके पास आप जो राजनीतिक माहौल बन रहा है इन्हीं राज्यों में, हिंदी बेल्ट का क्या मतलब? हिंदी बेल्ट में अगर आप कहें तो क्या जो स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो उपलब्धियां मिली थी 2024 में मिलती दिखती है क्या? बिहार हिंदी बेल्ट नहीं है, झारखंड में हिंदी बेल्ट नहीं है, हरियाणा हिंदी बेल्ट नहीं है क्या? वहां चुनौतियां नहीं है आपके सामने? आप अगर राजस्थान में 9 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं, मैंने इन लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटें हैं उनमें आधे से अधिक सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और उनको वोट ज्यादा मिले। ये राजनीतिक संदेश नहीं है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आधे से अधिक सीटें जीती हैं या वोट ज्यादा वोट पाया है, और छत्तीसगढ़ में 3 सीटें हैं। मतलब आज की स्थिति यह हो गई कि कम से कम 16 सीटें हो गई, 16-17 सीटें ऐसी हैं इन तीनों राज्यों में जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवारों को बीजेपी की तुलना में बेहतर वोट मिले हैं, ज्यादा वोट मिले हैं। ये बताता है कि इस बेल्ट में भी स्थितियां क्या है, और जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यहां होता है तो क्या इसकी भरपाई कहां करेगी बीजेपी? कौन सा राज्य है? क्या आज इस घटना के बाद जो राजनीतिक माहौल बनेगा पश्चिम बंगाल में वो क्या भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बन जाएगा? आप वहां के एक सांसद को, एक महिला सांसद को, जो आपकी विरोधी सांसद है, उसने कभी भी कोई गैर जिम्मेदाराना आचरण करने का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा, साबित नहीं हुआ, और एक जिम्मेदार सांसद की भूमिका निभाती नजर आई। अगर आप उनको संसद से बाहर करेंगे तो क्या लोगों के बीच में जो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक राज्य है वो बहुत सकारात्मक परिणाम संकेत देगा आपके लिए। इसकी भरपाई कहां से करेंगे आप? दक्षिण का पूरा दरवाजा आपके लिए बंद है, एक राज्य नहीं है। कर्नाटक में जो आपकी स्थिति बेहतर होती थी वहां परिणाम सामने आपके आ गया। 4 सीटें आपने जीती थी तेलंगाना में, वहां का ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। वो जो लोक विधानसभा में जो परिणाम आए हैं उसमें उसमें तो 3 सांसद महोदय आपके चुनाव लड़े थे, उसमें तीनों के तीनों हारे। और जो मत प्रतिशत मिला हुआ है उन लोकसभा सीटों में जहां लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी वो आपके पक्ष में नहीं जाती है, वो कांग्रेस के पक्ष में जाती है। कांग्रेस वहां 3 से 9 सीटों की स्थिति पे आ जा रही है आज विधानसभा में जो उसको वोट मिले हैं। तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहीं से कमजोर नहीं हुआ, और यह आज इस तरह की जो घटनाएं हैं वह इंडिया दल समूह की राजनीतिक गतिविधियों को ताकत देंगे। अब तो ये और मजबूती के साथ जो ये बात फैलाई जा रही थी, दोनों बात तो बीजेपी ने खारिज कर दिया इस घटना के माध्यम से। ये कहा जा रहा था कि महुआ मोइत्रा के मामले पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के साथ नहीं है, बड़े पैमाने पर इसका प्रचार किया गया। ममता बनर्जी ने बता दिया कि मैं कहां हूं, क्या कहां नहीं हूं, वो अपने सदस्य के साथ खड़ी हैं। इंडिया दल समूह के बारे में कहा जा रहा था कि इनमें बिखराव है, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आपने इस घटना की बदौलत आप उनको एक साथ ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि अकेले लड़ने से बीजेपी को का मुकाबला करना मुश्किल है जी। मिल के लड़ने पर सबके पास ताकत है। तो यह जो घटना है इसका बड़ा राजनीतिक परिणाम सामने आएगा। और मेरा अपना मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान, ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के दौरान भी मतदाताओं ने संकेत दिया कि वह विपक्ष के साथ है, विपक्ष को उसने खारिज नहीं किया है। चुनाव जीतना कितना अंतर आ गया, 2% की बढ़त है आपकी राजस्थान में, क्या 40% मतदाता आज भी विपक्ष के साथ खड़ा है, बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। वो इतने प्रचार, इतने तरह के दंद फन, तमाम ईवीएम की बात आप कर रहे हैं, तरह तरह की टीका टिप्पणियां हो रही हैं, बावजूद इसके 40% मतदाता कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। और अगर अभी में मेरा मानना यह, हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि अगर इंडिया दल समूह मिलकर के चुनाव को लड़ा होता तो साथ राजनीतिक प्रतिशत और एकदम अलग होता जी। और अभी भी आने वाले दिनों में इस घटना से इंडिया दल समूह की राजनीति को ताकत मिलेगी। लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं की जो लड़ाई लड़ रहा है इंडिया दल समूह, उसको और बल मिलेगा। वो तमाम ताकतें इकट्ठी होंगी, वो तमाम लोग इनके पीछे खड़े होंगे जिनकी आस्था लोकतंत्र में है, लोकतंत्र को मजबूत करने में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में है।
और इस तरह का आचरण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसे लोगों की दूरी बढ़ेगी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हैं। जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले वो तमाम लोग और वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जरा आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए संजय जी आपके पास। कैसे देखा जाए यहां से 2024 कितना आसान और कितना मुश्किल है बीजेपी के लिहाज से? इंडिया गठबंधन के लिए तो सब कुछ खो तो सब कुछ दिए हैं, पाने वाली बात है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती पाने की है, रिटेन करने की है। अगला 5 साल भी, पिछले 10 साल तो आप रिटेन कर गए, हैट्रिक लगाने की चुनौती है। कितना आसान कितना मुश्किल? अब निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मुश्किल है, और जैसा कि हम लोगों ने बात की अभी कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो भी एक सवाल है। और अगर शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है तो सबसे पहले दावेदार वो भी हो सकते हैं कि अगर 2 बार के चीफ मिनिस्टर होकर के नरेंद्र मोदी दावेदार हो सकते थे, तो अब ये 5 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, ये कैसे नहीं हो जाएंगे? तो बीजेपी मुश्किल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे वोटर्स हैं और जो हमारी राजनीति बीजेपी ने जो बदल दी है, माने 10 साल में बीजेपी भारत की राजनीति बिल्कुल बदल सी गई है, और पहले के उदाहरण अब नहीं काम कर रहे हैं। मैंने दिखाई नहीं दे रहा, वैसा नहीं हो रहा है जैसा पहले होता था या जैसा होना चाहिए था। माने जो बीजेपी जितना तानाशाही उसमें काम कर रही है, उसमें जैसा मैंने कहा कि महुआ मोइत्रा का केस एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था सुनवाई के लिए, तो उसमें बहुत आगे। तो उसमें बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही है उसमें तो कहने उसकी तो दावेदारी ही नहीं बननी चाहिए थी, तो लेकिन जीत जा रही है। तो इसलिए हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि बीजेपी को वोट मिल कैसे रहे। माने अगर वो समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो, दोनों कारण से वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी को वोट मिल कैसे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी या परिवार या पार्टी आप जिसका भी कहिए, ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। मैंने मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है। ईवीएम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने उदाहरण ये है कि जो हम लोग मैंने जानी हुई बात है कि कुछ 2-4% वोटर ही फैंसी है जो इधर उधर होते हैं, जिससे इलेक्शन रिजल्ट बदलता है। और अगर बहुत एकदम आमने सामने की टक्कर की फाइट होगी तो भी वोट बहुत ज्यादा नहीं होना है, और उसमें मैच्योर और बिल्कुल कम पढ़े लिखे, बिल्कुल ये जो पैसे लेके वोट दे देते हैं, वो दोनों तरह के वोटर हैं। और दोनों का अगर हम देखें तो एग्जाम्पल, जैसे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, कितनी जल्दी बना दिया गया, शुरू से वो काम कर रहे थे, बहुत एक्टिव थे, सारी बातें हैं अपनी जगह, और अच्छा चॉइस है। आपने भी कहा कि वो काम करना शुरू कर चुके, बीजेपी अभी तक चॉइस नहीं करी। लेकिन इसका विरोध ये है कि रेवंत रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, और कांग्रेस को अंततः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र पर भरोसा करना पड़ा, या वही चीफ मिनिस्टर बना। तो ये एक शिकायत है जो की जा रही है। अब ये वोटर्स इसको कैसे लेंगे वो अपनी जगह है, लेकिन शिकायत तो की जा रही है। उसी तरह से एक ये भी था कि वसुंधरा राजे सिंधिया का बहुत विरोध है राजस्थान में, तो क्यों नहीं उनको कांग्रेस में ले लिया जाए या ले लिया जाना चाहिए। तो अब जब रेवंत रेड्डी का विरोध हो रहा है तो वसुंधरा राजे को ले लिया जाएगा, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी मैनेज कर लेती है, लेकिन कांग्रेस के केस में ये सब मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या उसका नुकसान होगा कि फायदा होगा, मुझे अभी क्लियर नहीं लगता है। तो मैं इसलिए देख रहा हूं कि बीजेपी चाहे जितनी मुश्किल में है, वो चीजों को मैनेज कर ले जाती है, कर पाती है, जो कांग्रेस नहीं मैनेज कर पाती है। तो ये मुझे अभी सबसे बड़ा संकट लग रहा है। और मैंने कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उस लेवल पे जा भी नहीं सकते, जाना भी नहीं चाहिए, वो अपनी जगह है कि उस लेवल पे जाकर के मैनेजमेंट करना कि मैंने अब ये सफाई दी जाए कि रेवंत रेड्डी को क्यों बनाया गया, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रचारित तो किया जा रहा है। और जो वोटर है जिसपे असर हो सकता है उस पर असर भी होगा, कि आखिर तो आरएसएस का ही वो है लड़का, भले उसने कई साल पहले आरएसएस छोड़ दिया हो, और ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां है तो उस पर कोई बात नहीं है, तो ठीक है। तो इस तरह से जो बीजेपी मैनेज कर लेती है, वो उसकी जो कुशलता है, चाहे जैसे भी है, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत मजबूत चीज है उसके पास, जो दिख रहा है अभी। और कांग्रेस में वो है नहीं, कांग्रेस उस लेवल पे जा नहीं सकती, उससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाएगा कि वो ये सब करे। तो इसका जो नुकसान होगा, ये दोनों चीजें मिला के एंड रिजल्ट बदल देती है। भाई अगर दिल्ली में लोकसभा की सीटें तो सारी गई ना बीजेपी के पास, तो दिल्ली के वोटर के बारे में तो अब नहीं कह सकते कि मैच्योर नहीं है, सोचकर वोट नहीं देता, ऑल दैट। और पुलवामा से उस पर फर्क पड़ गया होगा, लेकिन दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी का इतना बढ़िया पॉपुलैरिटी है, विधानसभा में इतनी सीटें आई,
अमित शाह को चुनाव जीतने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ा, तो लोकसभा में 8 सीटें कैसे आ गई बीजेपी को? तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं जो बताती हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ना मुश्किल है। माने बीजेपी चाहे जितनी मुश्किल में हो, उससे चुनाव लड़ना या उसको हराना भी उतना ही मुश्किल है। और इसमें अब आप इंक्लूड कर लीजिए कि मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सब उसके साथ है, इंक्लूडिंग कोर्ट्स। मैंने आज देखा, 2 दिन में बाहर था, आज आकर के देखा कि ये एक खबर जो चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ चीजें नहीं रहने दी, कुछ चीजों पे चर्चा नहीं की जाए, और जजों के ट्रांसफर से रिलेटेड मामला है, वो खबर किसी और अखबार में छपी नहीं। आज उसका 3रा दिन है, उस पर दुष्यंत दवे ने चिट्ठी लिखी, प्रशांत ने चिट्ठी लिखी है, और वो खबर नहीं है किसी अखबार में, और जो खबर है वो दूसरी है। तो सारा मामला जो है सब कुछ बीजेपी के फेवर में अगर प्रेजेंट किया जा रहा है, सब लोग अगर बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तमाम संस्थान अगर बीजेपी के साथ है, तो एंड रिजल्ट क्या होगा वो पहले से कहना मुश्किल है। बीजेपी चाहे जितना मुश्किल में है, कांग्रेस को वो सपोर्ट कैसे मिलेगा, या मिल पाएगा भी कि नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिलेगा तो उसका क्या असर होगा, ये सब चिंता की बात है। और हम लोग कहेंगे, बाद में कहेंगे ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन अगर बीजेपी जीत गई तो फिर 5 साल तो निकल गए, और 5 साल में वो और हालत खराब करेगी। जिस ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि उसकी सरकार खराब होती जा रही है, पावर बढ़ता जा रहा है, अभी बहुत समय है, चुनाव अभी आना बाकी है, और अभी से रिजल्ट कैसे हम बता दें क्या होना है। बिल्कुल जी। और रेवंत रेड्डी शुरुआती दिनों में जब छात्र थे तब वो एबीपी में थे, और वो भी साल भर 1.25 साल रहे थे, ज़्यादा नहीं, टीडीपी में रहे। टीडीपी से वो कांग्रेस में आए, और अभी मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत लोग आए और गए, ऐसा होता है, राजनीति में चलता है। तो इस पर तो कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। अगर कोई चर्चा कर रहा है तो फिर वो एक अलग बात है, और चर्चा ऐसे ही करते हैं लोग, क्योंकि जो जीतता है वही सिकंदर होता है, लेकिन सिकंदर के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं, उन चुनौतियों को उसे ही फेस करना होता है। बहरहाल रेवंत रेड्डी ने 2 काम अच्छा किया है। एक तो 6 गारंटियां, पहली मीटिंग में, पहली बैठक में 6 की 6 गारंटियों पर मुहर। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो दावा करते रहे राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी, उसके अलावा पूरी कांग्रेस की प्रजाला सरकार हम देंगे, यानी कि जनता की सरकार हम देंगे, लोकतंत्र की सरकार हम देंगे, वो जनता की सरकार वहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जितने भी बैरिकेड्स थे सीएम आवास के आसपास, सीएम ऑफिस के आसपास, उन बैरिकेड्स को हटाकर जनता के लिए फ्री कर दिया गया है कि आप आइए, मिलिए अपने मुख्यमंत्री से। तो छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में देखेंगे कि चुनाव किस दिशा में किधर जाता है, लेकिन इतना तय है कि इन 3 राज्यों में जहां पर बीजेपी को जीत मिली है और कांग्रेस को हार मिली है, इससे कांग्रेस को एक सबक सीखना चाहिए। ईवीएम के लिए अगर आप ईवीएम का रोना रोते हैं तो ईवीएम के लिए कल हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम जो किया था कल शाम को, ईवीएम पे ही किया था, और उसमें तमाम मसलों की चर्चा हमने की थी। ईवीएम का रोना अगर आपको रोना है तो उसके लिए आंदोलन खड़ा करना होगा। आप तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एकजुट होकर रोड पे आना होगा, सड़कों पे आना होगा, और आपको उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ना होगा कि नहीं, अगला चुनाव अगर ईवीएम से आप कराएंगे तो हम चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन क्या विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं? एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं है और तो ईवीएम का रोना मत रोइए, ईवीएम को किनारे कीजिए, और फिर कैसे मजबूती के साथ जनता के बीच आप जाते हैं उसको देखिए। क्योंकि चुनाव होंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि 2024 का चुनाव नहीं होगा। 2024 का चुनाव हो सकता है कि पहले हो जाए, बाद में की बात ही नहीं है। तो बीजेपी जिन तैयारियों के साथ चुनाव में कूद रही है, उन्हीं तैयारियों या उससे ज्यादा मजबूती के साथ विपक्ष को आना होगा। और ईवीएम की बात बहुत जायज है, और अगर ईवीएम की बात जायज है, उधर कांग्रेस पार्टी के तमाम अलग अलग लीडर्स जो हैं, इंक्लूडिंग भूपेश बघेल तक ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम के लिए आप मुहिम क्यों नहीं छेड़ते? उसके खिलाफ आप बातें क्यों नहीं जनता तक पहुंचाते हैं? जन जन का आंदोलन क्यों नहीं बनाते हैं कि ईवीएम हमको नहीं चाहिए? या सिर्फ मीडिया में सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? ये सवाल भी हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल लोग पूछते हैं हमसे कि आप भाई साहब शुरू हो गए ईवीएम पे चर्चा करने लगे। तो ये इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को देना होगा, और यहां पर मुहिम छेड़ना होगा। मुझे लगता है कि हमारे तमाम साथी
यहाँ पर जो हमारे पैनलिस्ट साथी और तमाम दर्शक साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे शुभचिंतक सब जुड़े हुए हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि इसके खिलाफ अगर आप आंदोलन नहीं छेड़ेंगे तो जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा। और अगर आप मान के चल रहे हैं कि ईवीएम जब तक है तब तक हम नहीं जीत सकते हैं, तो फिर आराम कीजिए, जब तक मोदी है तब तक आप जीत ही नहीं सकते हैं। फिर हम भी चर्चा क्यों करें कि 2024 में क्या होने जा रहा है, हम भी कह दें अभी से कि मोदी ही आ रहे हैं तीसरी बार भी। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़िए, आप इसको जन जन का आंदोलन बनाइए, आप इलेक्शन कमीशन को आप और सरकार को आप इतना परेशान कर दीजिए कि वो खासकर आकर के एक भरोसा दिखाए। तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, तो बताइए तो कैसे हैक नहीं हो सकता। आप वो विश्वास तो दिलाइए कि एक वोटर वोट देके आ रहा है, उसका वोट जो ओरिजिनल है वही काउंटिंग में जा रहा है। या कांग्रेस, अभी मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वहां पीयूष बबेले जो मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा कल ट्वीट किया है, सुनील शुक्ला जी। उस ट्वीट में लिख रहे हैं वो कि जहां कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से पराजित हुई वहां 100 से अधिक ईवीएम मशीनें मतगणना के समय 99% तक चार्ज थीं। 100 से ज्यादा मशीनें, जहां जहां बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी पराजित हुई है वहां 100 से ज्यादा ईवीएम जो हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें 99% तक चार्ज थी, मतलब फुल चार्ज्ड। आखिर ये कैसे हो गया, जबकि मतदान के दौरान 10 घंटे से ज्यादा इसका उपयोग हो चुका है। कल ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये ट्वीट है आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का, इसलिए बता रहा हूं। फिर भी ये दूसरी बात यहां लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट, कि प्रत्याशियों ने यह बताया है कि औसतन 100 ईवीएम या 20,000 वोट से छेड़छाड़ का गंभीर मामला दिखाई देता है। 100 ईवीएम या 20,000 वोट, इसके साथ आपने उलटफेर कर दिया। सारे के सारे ईवीएम तो चोरी नहीं करते हैं आप, 2-4 इधर उधर कर देते हैं। इसीलिए कोई 64 वोट से जीतता है, कोई 17 वोट से जीतता है, कोई 94 वोट से जीतता है। तो इसलिए कह रहे हैं पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल रहा था तो ईवीएम मशीनों में अचानक कम हो जाना यह संदेह पैदा करता है। ऐसी बहुत सारी बातें यहां लिख रहे हैं, 6-7 पॉइंट्स लिख रहे हैं। और इसलिए ये पॉइंट्स क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है? मेरे कांग्रेस के भाइयों, अभी तक आप शांत क्यों बैठे हुए हैं? मेरा यही कहना है, आइए तो सड़कों पे। और हम जैसे मीडिया के लोग हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी रखना चाहते हैं, जो सच है वो दिखाना चाहते हैं। आज महुआ मोइत्रा के साथ जो कुछ हुआ वो कितना दिखाया जा रहा है आप देख लीजिए, नहीं दिखाया जा रहा है। आज रमन सिंह या उधर शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तीनों राज्यों में अभी तक, आज 5 दिन बीत गए और अभी तक मुख्यमंत्री आप नहीं खोज पाए हैं। अब आप ऑब्जर्वर भेज रहे हैं तीनों राज्यों में, 9 ऑब्जर्वर आपने यहां पर अपॉइंट कर दिए। क्या बीजेपी ऑब्जर्वर के भरोसे आज तक किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनाई है? बड़ा सवाल है ये। क्या ऑब्जर्वर बीजेपी का मुख्यमंत्री खोजता है? वहां तो मोदी जी का इकबाल चलता है, उनका सिक्का चलता है। वो जो कह दिए हो गया, वो बोल दिए कि चलो जी धामी को बना दो, खट्टर को बना दो, तो बन जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है? या आप यहां लोकतंत्र की दुहाई देते हुए एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। कांग्रेस को, विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ लड़ना होगा, आगे आना होगा। लेकिन अभी कुछ गया नहीं है, बीता नहीं है, गुजरा नहीं है, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का वक्त है। मजबूती के साथ खड़े होइए, इसलिए ये बात यहां रख रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर आप लोगों में से कोई मेरी बातों पे कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जोड़िए, और वरना इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की तरफ बढ़ें। सुनील शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? संजय जी, संजय जी की आवाज बढ़े। बार बार ये कहा जाता जी कि इसलिए नहीं हो सकता है, उसलिए नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो मेरा ये मानना है कि अगर मोबाइल हैक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, तो ईवीएम कोई छोटा मोटा उपकरण नहीं है। अगर उसमें चिप नहीं होता है तो चिप लगाया जा सकता है, अगर वाईफाई नहीं है तो वाईफाई का उपकरण लगाया, तो सब इतना बड़ा तो होता है, चिप से लेकर के सब कुछ तो इतना बड़ा होता है, और सब लगा दिया जाए और सब इलेक्शन के बाद निकाल दिया जाए तो हो गया खेल। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी अपने पास उपलब्ध है उसपे कुछ भी कमांड दिया जा सकता है, कुछ भी। माने वो ये कमांड हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम वो एक्टिव रहे और बाद में वो सब
डीएक्टिवेट हो जाए, ये भी कमांड देके किया जा सकता है। तो जब आप बाद में चेक करेंगे तो सब कुछ ठीक निकलेगा और वोटिंग के दौरान ही वो गड़बड़ करेगा जिस समय चेक नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है संजय जी कि यही ईवीएम 2009 में, 2010 में, 2011 में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। यही ईवीएम 2009 में बीजेपी के लिए कि इसको हैक हो कर सकते हैं, इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। लेकिन 2014 के बाद ये ईवीएम जो है बिल्कुल पाक साफ है, यहां कुछ नहीं हो सकता। सुनील शुक्ला जी, सही कह रहा हूं? ये कहना ही गलत है। बाकायदे किताब लिख चुके हैं, बीजेपी के नेता बाकायदे किताब लिख चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जैसा मूर्धन्य व्यक्ति इस पे आपत्ति उठा चुका है। सवाल यह है, मैं मान लेता हूं कि आप ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक समाज के बड़े वर्ग में इसको लेकर के आपत्ति है, शिकायतें हैं, तो निर्वाचन की शुचिता बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। निर्वाचन किसी भी तरह के संशय से परे होना चाहिए, किसी भी तरह के संशय से परे होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और जो जनमत है उसके खिलाफ निर्णय आ रहे हैं, तो बदलिए उसको पकड़ कैसे रह सकते हैं आप? क्या अगर लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है कि पूरी तरह से जो मतदान है या जो चुनाव है वो संशय से परे हो, किसी भी तरह का शक शुबा की गुंजाइश ना हो? इस तरह की पारदर्शिता नहीं अपनाई जानी चाहिए। और अगर इस तरह की पारदर्शिता लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आवश्यक है तो ईवीएम को बदलने में क्या दिक्कत है? बंद हटाइए इसको। निर्वाचन आयोग क्या कहता है? निर्वाचन आयोग ये कहता है कि मैं जब तक आयोग के कब्जे में ईवीएम मशीनें हैं, तो ईवीएम आयोग के कब्जे में कब तक है? अगर बीच में आयोग के बाहर आप इसका प्रयोग करने के लिए दे रहे हैं, क्या इसकी अब ये बात लगातार कही जा रही है कि आप निजी ईवीएम आ सकते हैं, पर किसी भी तरह की बात आ सकती है। मैं नहीं कहता कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या नहीं गड़बड़ी हो सकती है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं जी। लेकिन अगर समाज के किसी कोने में इस प्रक्रिया को लेकर के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं, तो निर्वाचन की प्रक्रिया को संदेह से मुक्त रखने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और अगर यह बात हो रही है कि आप ईवीएम को हटाइए, इस बिना पर आप नहीं कर सकते कि आप उसके तर्क देते रहिए। और लोग अगर आप उस पर जितने तरह के सवाल उठाए गए हैं ईवीएम को लेकर के कि आखिर ऐसा ही क्यों हुआ, इन सवालों का जवाब कौन देगा? जो बेबले साहब अपने ट्वीट में जितनी बातें उठाई हैं, उस बातों का जवाब कौन देगा? प्रथम दृष्टया कि अगर निर्वाचन के 3 दिन 4 दिन के बाद भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 99% तक चार्ज दिखा रही है, तो उसका क्या मतलब हुआ? क्या वो उसमें से जो उसका पावर था कंज्यूम नहीं हुआ? अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो हुआ क्या फिर? कैसे इस मशीन ने काम किया? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के तमाम बहस से हट करके भी इसमें बहस के बगैर कि आप इसको हैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अरे बदल तो सकते हैं, इसको इससे कौन इनकार कर सकता है? मैं नहीं कहता कि आपने बदला होगा, बड़े आपने सब कुछ ठीक रखा होगा, लेकिन बावजूद अगर लोगों के मन में संदेह है, उस संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी निर्वाचन पूरी कराने वाली संस्था की है। मतदान की प्रक्रिया को संदेह से परे रखने की जिम्मेदारी है। मतगणना की पूरी की प्रक्रिया संदेह से परे आप क्यों एजेंट को बुलाते हैं मतदान के समय, मतगणना के समय कि साहब आप मौजूद रहिए? आप ये बताना चाहते हैं कि एक पारदर्शी तरीका आपने अपनाया हुआ। तो अगर बावजूद इसके संदेह हो रहे हैं लोगों के मन में, तो संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है। मैं नहीं समझता कि निर्वाचन की प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को, मतदान की प्रक्रिया में किसी भी तरह का संदेह होने पर निर्वाचन आयोग को उसको दूर नहीं करना चाहिए। और अगर ईवीएम के प्रयोग को लेकर के समाज के एक बड़े वर्ग में संदेह पैदा हो रहा है, तो उसको बिल्कुल बदल देना चाहिए। बिल्कुल। अमेरिका में 3 दिन 4 दिन काउंटिंग होती है, कहां नहीं काउंटिंग होती? कौन एक दिन में काउंटिंग कर लेता है? ये कोई आधार नहीं है। और समय के नाम पर कि 3 दिन 4 दिन काउंटिंग होगी और आप एक संदेह के दायरे में चुनाव कराया जाए, यह तर्क, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस ईवीएम की विश्वसनीयता कैसे कायम हो,
सबसे बड़ा सवाल है आज सत्ता पक्ष हो, उनके साथ वाले मीडिया ग्रुप हो, या सत्ता से सवाल करने वाले हम जैसे मीडिया ग्रुप हो जो सत्ता से सवाल करते हैं, ये ग्रुप हो, कोई न कोई ईवीएम की चर्चा जरूर कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है? कोई ईवीएम को बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसकी विश्वसनीयता को कायम रखने की कोशिश कर रहा है, या कोई ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है? क्यों ऐसा? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग भारत का, उसको जवाब देना चाहिए। और आप सिर्फ ये कहकर के हैक नहीं कर सकते हम ईवीएम, उसमें कोई चिप नहीं होता, उसका वो किसी इलेक्ट्रिक से वो नहीं रहता, कनेक्ट नहीं होता, तो ये नहीं होता, वो नहीं होता से काम नहीं चलेगा। आप विश्वास कैसे दिलाएंगे कि मैं जो वोट दे के आ रहा हूं वो सही आदमी को गया है जिसको मैं चाहता था? ये विश्वास कैसे आप दिलाएंगे? और अगर आप चुनाव करवा रहे हैं, लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या होने वाली है, 140 करोड़ 142-43 करोड़ तो है ऑलरेडी भारत की जनसंख्या, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, और इसमें इतने बड़े ढंग से लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा योगदान होता है। आखिर कर क्या रहा है चुनाव आयोग? सवाल तो है। मोदी जी कहते हैं कि ऐसे बटन दबाना कि उनको फांसी दे रहे हो, ऐसा प्रतीत हो, ऐसा महसूस हो। इस पे आप नोटिस नहीं थमाते हैं, लेकिन राहुल गांधी पनौती शब्द कहते हैं तो नोटिस थमा देते हैं। तो यह विश्वास कहां से आप पैदा करेंगे कि आप जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन साहब, कमिश्नर साहब, आप जो हैं बिल्कुल पाक साफ हैं, आप सच हैं, आपके अंदर किसी भी तरह का किसी के प्रति वो जो एक लगाव होना चाहिए वो लगाव नहीं है। जबकि संविधान की शपथ आप लेते हैं तो इन सब चीजों से आपको अलग मुक्त रखा जाता है, इसलिए सवाल यहां पैदा होता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे तमाम साथियों का।